17, ठीक है। तो कहता है ये रही पृथ्वी, अर्थ, और ये रहा मून, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या m1 है, पृथ्वी का मास m1 है, त्रिज्या r1 है, और चंद्रमा का द्रव्यमान m2 और त्रिज्या r2 है। दोनों के बीच की दूरी प्रश्न में दी है d। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। अब वो कहता है कि उनके मध्य बिंदु से, इन दोनों के ठीक मध्य बिंदु पर, यहां पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है। इसको कितने न्यूनतम वेग से फेंका जाए, वो न्यूनतम वेग पूछा है कि ये कहाँ, ये क्या कर जाए, पलायन कर जाए, मतलब इनफाइनाइट पर पहुंच जाए और वहां उसका वेग क्या हो जाए, 0। पलायन करने का मतलब इनफाइनाइट पर पहुंचाना है और वहां उसका वेग 0 करना है। तो ये वेग अपने को निकालना है, तो इसको किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा ठीक मध्य बिंदु दिया है क्या, ठीक मध्य बिंदु, उनके मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु से निकाल लो, ठीक है। अगर मध्य बिंदु नहीं है तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। बोलो कितना वेग होगा, कैसे निकालोगे आप, ठीक मध्य बिंदु दिया है तो। कर पाओगे, करूं? ऊर्जा संरक्षण सिंपल सा सिद्धांत है। यहां पर ऊर्जा, अनंत पर ऊर्जा। यहां ऊर्जा कितनी होगी, इस जगह पर, इस जगह पर गतिज ऊर्जा है, इसके अंदर मैं लिख देता हूं टोटल एनर्जी। कहां पर, इनिशियल पॉइंट पर, टोटल एनर्जी फाइनल पॉइंट पर। इस जगह पर टोटल एनर्जी की बात करो तो m द्रव्यमान को v वेग दिया है, तो गतिज ऊर्जा तो है m हाफ mv²। यहां इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इसके साथ होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी, कैपिटल G, बोलो, m1 स्मॉल m डिवाइड बाय यहां से यहां तक की दूरी d/2 आधी ही है, ठीक है। और इसकी इसके साथ भी पोटेंशियल होगी, तो माइनस कैपिटल G m2 स्मॉल m डिवाइड बाय ये भी d/2 बराबर, पहुंच गए अनंत पर। गतिज ऊर्जा 0, स्थितिज ऊर्जा 0, दूसरी स्थितिज ऊर्जा भी 0, ठीक है। v निकालना है तो 1/2, अच्छा इन तीनों में स्मॉल m तो तीनों में कट जाएगा, ये रहा v²/2, 2 को ले जाओ ऊपर, 2gm1/d माइनस 2gm2/d बराबर 0। v²/2, इन सबको उधर ले जाओ, क्या कॉमन है, 2g/t, d कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 रह जाएगा। अपने को v निकालना है, क्या आएगा, v बराबर 2 का यहां गुणा करो, 4g/d m1 प्लस m2 का वर्गमूल, यही आ रहा है, बोलो, ठीक है, यही है। आप चाहें तो 4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो √2 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा केवल।
हो गया? एक और क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 व m2 हैं। कौन सा प्रश्न है? 18। ठीक है, वह एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं। यदि वह गुरुत्व बल के अंतर्गत एक दूसरे की ओर गति करें तो r दूरी पर जब वो आ जाएंगी तो उनका आपेक्षिक वेग क्या होगा? r दूरी पर जब वो आ जाएं तो उनका आपेक्षिक वेग क्या होगा? सोचो, 1 मिनट जरा दिमाग लगाओ। कुछ नहीं तो क्वेश्चन ही पढ़ो 2-3 बार, कुछ नहीं तो क्वेश्चन ही पढ़िए 2-3 बार, तो वो क्वेश्चन की रूपरेखा समझ में आएगी कि हमें करना क्या है। संवेग संरक्षण लगेगा, बिल्कुल। देखो, दिमाग चलाओ, ऐसे ही सोचो। संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण, सिंपल सा सिद्धांत है, लगाओ। करें? क्या प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में? m1 और m2 ये द्रव्यमान पहले एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे? बोलो, कितनी दूरी पर थे? अनंत दूरी पर थे। बाद में यहां अनंत पर जब छोड़ दिए तो ये आपस में आकर्षी बल के प्रभाव में एक दूसरे की ओर आने लगे। ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, और इस समय जब इनके बीच की दूरी r हो जाए तो इस समय इसका वेग किस दिशा में होगा? m2 का बाईं ओर या दाईं ओर? m2 का वेग इधर बाईं ओर होगा v2, m1 का वेग इधर दाईं ओर होगा v1। तो सापेक्ष वेग ज्ञात करना है। सापेक्ष वेग में निकाला था हमने, क्या? जब दो विपरीत दिशा में गति करते हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष वेग क्या होगा? v1 प्लस v2, यही पढ़ा था हमने। तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है v रिलेटिव, वो कितना होगी? v1 प्लस v2। बस यही रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो जब v1 और v2 निकल आए तो रिलेटिव आ जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। अब v1 v2 निकालने के लिए तरीका, सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगेगा बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत से। क्योंकि जब इनको अनंत से छोड़ रहे थे तो हम पास में नहीं ला रहे, वो तो अपने आप आ रहे हैं। जब अपने आप आ रहे हैं तो हम तो बाहर से कोई कार्य कर नहीं रहे, तो इसका मतलब हम बाहर से कोई बल लगा नहीं रहे। इसलिए इसमें क्या रहेगा? रेखीय संवेग संरक्षण। और वो होता है प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग क्या होगा? अनंत पर इसका वेग क्या है? 0, उसका भी अनंत पर वेग 0, तो प्रारंभिक संवेग दोनों का 0 है, बराबर। जब ये यहां पर आ गया तो इसका संवेग दाईं दिशा में है, m1 v1, इसका संवेग बाईं दिशा में है, उल्टा है, तो माइनस लगाओ, m2 v2। तो यहां से समझ में आ गया कि m1 v1 बराबर है m2 v2 के। समीकरण 1 हो गया। अब लगा लो बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा संरक्षण। अनंत पर इसकी ऊर्जा कितनी थी? 0। दूसरे की गतिज ऊर्जा कितनी थी? 0। दोनों की स्थितिज ऊर्जा कितनी थी? 0। कुल ऊर्जा का मतलब दोनों की गतिज ऊर्जा प्लस दोनों की स्थितिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा बेग से बनती है, बेग नहीं है तो गतिज ऊर्जा जीरो। स्थितिज ऊर्जा स्थिति से बनती है और अनंत पर स्थिति है तो आर इन्फाइनाइट तो जीरो। जब ये इधर आ गए तो इसकी गतिज ऊर्जा भी होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसकी भी गतिज ऊर्जा होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर, और इन दोनों के मध्य स्थितिज ऊर्जा भी होगी तो माइनस कैपिटल G m1 m2 दोनों के गुणनफल बटे दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, दूरी r है, माइनस है तो इधर ले जाओ तो प्लस का G m1 m2 बटे में r बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। इन दोनों की हेल्प से अपने को v1 v2 निकालने हैं। ठीक है, दोनों की हेल्प से v1 v2 हमें निकालने हैं। तो क्या दिमाग लगाया जाए, कैसे निकलेगा v1 या v2 हमें निकालना है? तो आप इधर से v2 की वैल्यू इसमें डाल दो, इधर से v2 का मान इसमें डाल दो तो अपने पास v1 आ जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं। देखो कैपिटल G m1 m2 बाय r 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2। बोल इधर से v2 का मान कितना, m1 v1 अपॉन m2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो स्क्वायर लगा दें सब पर, एक m2 से एक m2 कट जाएगा। और आप देख रहे हैं इन तीनों में m1 है, एक m1 इधर से गया, इधर से गया और इधर से एक m1 इधर चला गया। फाइनली क्या बचा, gm2 बाय r बराबर ये v1 स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लूं, इधर से तो m1 उड़ गया, कुछ बचा नहीं, इधर 1 बचा, प्लस v1 स्क्वायर बाई 2, इधर क्या बचेगा m1 बाय m2 बचा क्या, जरा सोचो, यही बचा। इधर तो v1 स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया तो 1, इधर एक m1 बच गया था, एक इधर m2 बच गया था। थोड़ा और कर लें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, जेई मेन का क्वेश्चन है इसलिए बड़ा है, उसमें समय होता है, क्योंकि आपको मात्र 25 क्वेश्चन करने 1 घंटे में और वहाँ करने हैं नीट में 45, और अब तो और अच्छा है जेई में 90 में से 75 करने हैं, बस आपको चॉइस दे दी, कोई से भी 75 है ना, बाकी पैटर्न होगा उसका जो भी है। gm2 अपॉन r बराबर v1 स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट m2 एलसीएम ले लो, ये हो गया m2 प्लस m1। ठीक है, अपने को तो v1 निकालना है तो v1 को इधर ही रखो, बाकी सब इधर शिफ्ट कर दो। तो देखो ये 2m2 को इधर ले जाओ तो 2gm2 स्क्वायर बटे में r और ब्रैकेट में m2 प्लस m1 बराबर v1 स्क्वायर। फाइनली v1 का मान कितना आ गया, बोलो फाइनली v1 का मान कितना आ गया। वर्गमूल लेंगे तो m2 स्क्वायर का वर्गमूल तो m2 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचा 2g अपॉन r m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1, एक ही बात है, यही आया क्या, बोलो v1 बराबर m2 अंडर रूट 2g अपॉन r m1 प्लस m2। सिमिलरली अब v2 निकालने की जरूरत नहीं है, इसी को देखते हुए आ जाएगा, m2 की जगह क्या आएगा m1 और अंदर तो वही रहेंगे 2g अपॉन r m1 प्लस m2। ठीक है, v1 v2 आ गया, बस सोचो v1 है तो m2 है, तो v2 है तो m1 होगा, और ये टर्म तो सेम होगी। अब क्या निकालना था हमें, सापेक्ष वेग,
तो V रिलेटिव कितना, दोनों का जोड़ दो, V1 प्लस V2। जोड़ेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अंडर रूट में 2g अपॉन R m1 प्लस m2। अंदर क्या बचेगा, m2 प्लस m1, यानी m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। चलो फाइनली m1 प्लस m2 को रूट के अंदर ले जाओ तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये नीचे वाला कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आया, 2g m1 प्लस m2 अपॉन R, यही आंसर है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। बोलो, हेलीकॉप्टर वाला आंसर तुम लोगों ने क्या सोचा, बोलो। ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ 400 किलोमीटर तक लगभग वातावरण है। पृथ्वी जब घूमती है तो किसी बच्चे ने लिखा भी था कि शायद उसका वातावरण भी पृथ्वी के साथ साथ ही घूमता है। ये कारण तो सही है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन पृथ्वी का वातावरण पृथ्वी के साथ घूमने का क्या है, वो इसका एग्जैक्ट सही कारण होगा, तो वो है इनर्शिया। एक शब्द में कहें तो वो है इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व के कारण पूरा जो संपूर्ण वातावरण है पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। किसके कारण, जड़त्व के कारण। जड़त्व क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। पूरा वातावरण शुरुआत में जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी के साथ साथ क्या है, घूम रहा है, गतिमान है। तो जड़त्व का गुण क्या होता है कि वो, उसको अगर रोकने वाला कोई नहीं है तो वो कंटिन्यूस उसी तरीके से पृथ्वी के साथ साथ ही घूमेगा। तो इसका मुख्य कारण है जड़त्व। जड़त्व के कारण, इनर्शिया के कारण पूरा वातावरण पृथ्वी के साथ साथ उसी गति से घूम रहा है जैसे पृथ्वी घूम रही है। तो इसलिए उस वातावरण में हर वस्तु पृथ्वी के सापेक्ष कैसी होगी, स्थिर होगी। पृथ्वी के सापेक्ष थोड़ी बहुत अलग बात है कि मान लो हवा चले तो इधर चले गए इधर चले गए, है ना, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष पूरे वातावरण में अगर कोई वस्तु है उसको अगर अपन स्थिर रख दें, अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष हेलीकॉप्टर को अगर हम वातावरण में स्थिर रख दें तो पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा स्थिर रहेगा। वो चाहे पृथ्वी घूमेगी तो वो भी घूम रहा है, तो 24 घंटे में ऐसा थोड़ी कि वो वहीं रहेगा और पृथ्वी घूम जाए, तो अकेला तो घूमना नहीं, वो दोनों ही घूम रहे हैं साथ साथ। तो इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष वो हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे 2 दिन खड़ा रहे हेलीकॉप्टर या 5 दिन खड़ा रहे, ठीक है ना। तो जहाँ थे वहीं रहेंगे, इंडिया में खड़े हैं तो इंडिया में ही रहेंगे, 2 दिन बाद भी इंडिया में ही रहेंगे, कभी अमेरिका नहीं पहुँचेंगे। उसका सीधा कारण जड़त्व। जड़त्व के कारण संपूर्ण पृथ्वी का वातावरण पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है, ठीक है। m द्रव्यमान का एक रॉकेट पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर v वेग से फेंका जाता है। तो यहाँ ये पृथ्वी हो गई, r त्रिज्या हो गई, m द्रव्यमान का एक पिंड हम ऊपर फेंक रहे हैं, और कितने वेग से फेंक रहे हैं, v वेग से फेंक रहे हैं। पृथ्वी की त्रिज्या वो कहता है कि r है। नगण्य मान लो घर्षण, तो रॉकेट द्वारा पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तय करेगा। तो यहाँ आकर के मान लीजिए यहाँ तक तय की इसने ऊंचाई, और ये ऊंचाई ही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ फेंक रहे हैं इसको v वेग से। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण मतलब सतह पर कुल ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर जहाँ पहुँच गया है
उस जगह पर कुल ऊर्जा। तो बताइए सतह पर कुल ऊर्जा कितनी होगी, सतह पर कुल ऊर्जा कितनी होगी? एक तो होगी स्थितिज ऊर्जा माइनस जी एम एम अपॉन कितनी 2r या r, और एक होगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि आप फेंक रहे हैं v वेग से, तो हाफ एम बी स्क्वायर। फिर पहुंच गया ये कहाँ पर, h ऊंचाई पर। तो h ऊंचाई पर क्या होगा, केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा 0 होगी, क्योंकि वहाँ पर वो रुक गया है। बस यही प्रिंसिपल लगा लो, सिंपल आ जाएगा। और करिए आप लोग क्या आ रहा है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर, पृष्ठ पर, बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर, h ऊंचाई पर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पृष्ठ पर कितनी होगी बताओ, पहले माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r, ये स्थितिज ऊर्जा होगी, प्लस गतिज ऊर्जा हाफ एम भी स्क्वायर होगी, और कोई ऊर्जा है नहीं। h ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा रहेगी माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन दूरी कितनी हो गई अब r प्लस h, केंद्र से हम लेते हैं दूरी, और गतिज ऊर्जा कितनी हो गई है 0। इसको अगर हल कर लिया जाए और h निकाला जाए तो यही h है। जरा सोचिए क्या आएगा, बोलो क्या आंसर बताते हो? ऑनलाइन वालों जल्दी सॉल्व करो, क्या आंसर बताते हो? अब इतना मैंने कर दिए, अब लास्ट क्लास है आज इसकी ग्रेविटेशन की, तो अब तो आपको करना पड़ेंगे सारे, अभी तक मैं ही तो कर रहा हूं। सी आ रहा है पक्का कि पहले से याद है? आरुषि का सी आ गया, प्रभाकर सिंह का ऊर्जा संरक्षण बता रहे हैं सी, शालिनी का सी आ गया है। इसका आंसर सी आ गया। एच को सॉल्व कर लो बस, और यहां अपन देखें स्मॉल एम तो कट ही रहा है, ठीक है। और आप अगर उत्तर में देखोगे तो कहीं पर भी कैपिटल जी कैपिटल एम नहीं है, तो आप जी एम को क्या लिख सकते हो, जी आर स्क्वायर। तो यहां लिख दो माइनस जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 बराबर बोलो माइनस जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच। यहां से एक आर तो आर कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस जी आर और प्लस वी स्क्वायर बाई 2, ये मतलब इस तरह से बन जाता है। उसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू सिंप्लीफाई करके क्या ऑप्शन में दिया है वो निकलती है, और कितनी निकलेगी बोलो, वी स्क्वायर ये निकलेगी अगर आप सॉल्व करोगे तो r अपॉन 2gr अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। कर लोगे या कर दूं? मेरे ख्याल से कर लोगे, कर ही दूं, ठीक है। देखिए ये आ रहा था हमारे पास माइनस, या एक काम करो यहां पर जो दिया है ना r, अभी r काटो मत, अपने को तो r प्लस एच चाहिए, तो इसको एक तरफ रखो और ये दोनों इस तरफ हैं, अपने को h सॉल्व करना है। तो ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ हम दोनों में ही r स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें यहाँ, जिससे कि किसी तरीके से r स्क्वायर भी अपना हट जाए, ठीक है। तो क्या इसको वी स्क्वायर आर स्क्वायर लिखा जा सकता है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर लूँ अगर मैं, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर सब में आ रहा है, राइट, तो वो हट जाएगा, और फिर एलसीएम लेके आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं। करो, कोशिश करो, करो जरा r से गुणा, बहुत सिंपल है, थोड़ा कोशिश तो करो।
ऑनलाइन वालों का भी देख रहा हूँ। किसी का ये आया वी स्क्वायर आर अपॉन 2GR माइनस वी स्क्वायर, बोलो ये आ रहा है कुछ किसी का? वी स्क्वायर आर अपॉन 2GR माइनस वी स्क्वायर, एच की वैल्यू। ये अगर आ जाएगा तो कर लोगे, फिर क्या है, फिर तो आपको आर से नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, या आर वहीं रहने दो, वी स्क्वायर से डिवाइड करना है। देखो आर से एक आर काट दिया था आपने, माइनस जी आर आया था। आर से यहाँ पर ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, वी स्क्वायर आर अपॉन क्या था 2R, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो या आर स्क्वायर से कर लो, एक ही बात है, माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। तो इससे फ़ायदा ये होगा, ये आर और ये आर और ये आर हम कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आर प्लस एच का इसमें, आर प्लस एच का इसमें मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देखोगे माइनस जी और ब्रैकेट में ये, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर प्लस एच, प्लस यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन 2R बचता है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो आर प्लस एच, बराबर एक आर कट गया था माइनस जी आर। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस जी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस जी आर, इधर भी माइनस जी आर है, दोनों तरफ खत्म हो जाएंगे, माइनस जी एच प्लस इधर करो वी स्क्वायर अपॉन 2R इंटू आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2R इंटू एच, और अब एक एच यहाँ बचा, एक एच यहाँ बचा, एच कॉमन ले लो, बाकी ये आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे। अब इसके बाद फिर ये करना है कि अब उत्तर में देख के करना है, आंसर में सब में आर ऊपर है ज़्यादातर, और ये बी और डी तो किसी हालत में हो नहीं सकते, तो केवल ये जो वी स्क्वायर है इससे यहाँ नीचे भाग करो, तो आर अपॉन 2GR अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर क्या आ गया 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। अब अगर ये भी नहीं आ रहा तो फिर बताओ मैं पूरा ही करूं, अब तो कर लोगे ना थोड़ा, माइनस जी का इस गुणा करो, ब्रैकेट खोल दो, वी स्क्वायर अपॉन 2R से इस ब्रैकेट को खोल दो, और दोनों तरफ देखो माइनस जी आर कट जाएंगे, एच एच कॉमन ले लो, और कॉमन लेके फिर एच की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखो, और मैं आपको सलाह दूं, इसको आप इस फॉर्मूले के रूप में भी इसको याद कर सकते हो, एच इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपॉन 2GR माइनस वी स्क्वायर। अगर किसी वस्तु को वी वेग से ऊपर फेंक रहे हैं तो कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी, वो होती है वी स्क्वायर आर अपॉन 2GR माइनस वी स्क्वायर। और छोटी मोटी ऊंचाई तक जाए तो फिर तो वो हमने जो काइनेमेटिक्स में शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ते थे, एक वस्तु को वी वेग से फेंक रहे हैं तो एच ऊंचाई तक चली गई, वहाँ प्रारंभिक वहाँ अंतिम वेग शून्य हो गया, तो क्या होता था एच बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, पढ़ा था नहीं पढ़ा? अरे ये लगाते थे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी जीरो हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो h बराबर क्या आया यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये लगाते थे वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये लेकिन तब लगता है जब ऊंचाई बहुत ज़्यादा ना हो। अब ऊंचाई मान लो कई हज़ार किलोमीटर है
और तो फिर इससे आएगा ना, ग्रेविटेशन से, क्योंकि जी का मान वहां पर फिर बदलता जाएगा। ये सूत्र हम तब लगाते थे h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, जब त्वरण नियत होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण नियत होता है। तो यहाँ इसमें गुरुत्वीय त्वरण नियत तो है नहीं, तो बदल रहा है, इसलिए ये लगेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखें। 20वां प्रश्न क्या बोलता है? 20वें प्रश्न में बोलो, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में पलायन वेग के आधे से घूम रहा है, पलायन वेग के आधे से घूम रहा है, तब ज्ञात करना है उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई। और क्या ज्ञात करना है? यदि पृथ्वी उपग्रह को अचानक उसकी कक्षा में रोककर स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने दिया जाए तो किस वेग से पृथ्वी की सतह पर टकराएगा। चलो इसको करो, आप लोग करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं और आंसर बताएं जल्दी से। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में, ये हमारे पास पृथ्वी है, ये त्रिज्या r है, ये ऐसे वृत्ताकार कक्षा में ये घूम रहा है। कक्षीय वेग इसका कितना है? पलायन वेग के आधे वेग से घूम रहा है, ve/2 से घूम रहा है। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर घूम रहा है? मान लो ये h ऊंचाई पर ऐसे चक्कर लगा रहा है। प्रश्न ये है कि उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई क्या होगी? आपको h निकालना है, कितनी हो रही है? r। चलो चेक कर लेते हैं r है कि नहीं है। आप सिंपल v0 बराबर ve/2 प्रश्न में दिया ही हुआ है कि इसका कक्षीय वेग कितना है? ve/2। तो v0 होती क्या है? अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h हो जाएगा। ve क्या होता है? बोलो, ये 1/2 v क्या होता है? रूट 2gm अपॉन कैपिटल R, यही होता है। बस सूत्र लगा लो, पलायन वेग का आधा, तो रूट gm तो कट रहे हैं। ठीक है, नीचे क्या बचेंगे? पहले तो दोनों तरफ वर्ग ले लो जिससे कि रूट हट जाए, gm अपॉन r प्लस h। 1/2 का वर्ग क्या? 1/4 गुणा 2 gm बटे कितना? r। ठीक है, अब gm से gm उड़ा सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गए, ऊपर तो सब उड़ गए। तो r प्लस h बराबर क्या आया? 2r। तो h बराबर क्या आया? 2r माइनस r। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? अब है, यदि पृथ्वी के उपग्रह को अचानक उसी कक्षा में रोक दिया जाए और फिर स्वतंत्र रूप से गिरने दिया जाए तो कितने वेग से वो पृथ्वी पर टकराएगा? अच्छा वाला घूम रहा था, रोक दिया उसको, अब पृथ्वी पर गिर जाएगा, तो कितने वेग से टकराएगा? ये क्वेश्चन है। स्कोर बता दो जल्दी से। बोलो, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, बताओ। अब इसको रोक दिया तो जहां पर मतलब ये ड्रॉपिंग का केस हो जाएगा, जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं नीचे, रूट GH चेक करते हैं। देखिए उस समय जब हम करते थे ना काइनेमेटिक्स में, उसमें एक वस्तु को छोड़ रहे हैं और नीचे गिर रहा है, तो h ऊंचाई से छोड़े हैं तो वो रूट 2gh वेग से टकराता था, ये हम कहते थे। ठीक है, लेकिन वो कब कहते थे? जब g का मान नियत है। वो सारे फॉर्मूले तभी लगेंगे जब g का मान क्या है? नियत है। यहां g का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है, तो क्या आएगा देखते हैं।
बोलो, लगा सकते हैं क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर जी नियत है तो लगा सकते हो, लेकिन जी नियत नहीं है तो इसमें नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो फिर क्या लगाओ? ऊर्जा संरक्षण सिंपल। ऊर्जा संरक्षण क्या? यहां पर ऊर्जा और इस जगह पर ऊर्जा। ठीक है, लेकिन कई बार वो जी की वैल्यू को कांस्टेंट कह देते हैं कि ये जी की वैल्यू कांस्टेंट है, और जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो फिर उसका उत्तर √2gh ही होगा। लेकिन अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं दी तो फिर हम क्या करेंगे? ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे। यहाँ ऊर्जा ले लो और सतह पर जब v वेग से टकराया तो ऊर्जा ले लो। तो बोलो यहाँ ऊर्जा क्या होगी? क्योंकि विरामावस्था में आ चुका है तो गतिज तो होगी नहीं, केवल क्या होगी? स्थितिज ही होगी। और स्थितिज होगी तो कितनी? -g अपॉन बताओ कितना? r मतलब r+h। ये बात समझ आई? स्थितिज होगी -g अपॉन r+h बराबर सतह पर टकराया तो ½ भी रहा और स्थितिज ऊर्जा भी रही -g अपॉन ओनली r। ये बात समझ आई? अच्छा, m से m उड़ा दो सबके। ये जो h है, इस h को क्या लिखें? r, क्योंकि कितनी ऊंचाई से गिरा रहे हैं? r ऊंचाई से। तो -gm अपॉन 2r हो गया, h की जगह r लिखोगे, बराबर 1/2 v² हो गया, -gm अपॉन क्या हो गया? r हो गया। ठीक है, यही हो रहा है। अच्छा, इसको इधर शिफ्ट कर लें और gm को लिखते क्या है? gr² अपॉन 2r, इधर ले जाओ, प्लस कितना? बोलो कितना? gr² अपॉन r बराबर b² अपॉन 2। r से r चला गया, r से एक r चला गया, कितना आया इधर? -gr/2, और इधर कितना है? प्लस का gr। तो gr/2 से ये घटा दो, gr से gr/2 क्या बचेगा? बोलो, gr/2 बराबर कितना है? b²/2। ठीक है, ऐसे ही कुछ आ रहा है। और इसका फिर अपन 2 से 2 उड़ा करके v का मान निकाल लें तो कितना आ जाएगा? √gr। gm को लिख दिया gr², तो gr²/2r, तो एक r से r कट गया तो -gr/2 आ गया, इधर हो गया प्लस का gr², ठीक है, अपॉन r आ गया, तो -gr/2 प्लस gr, तो तो ये कितना आया? gr - gr/2, gr/2, 2 से 2 कट गया, √gr। लेकिन यदि अगर यहीं यहाँ पर ऐसा होता कि g को कांस्टेंट मानते हुए चलते तो फिर ठीक है, सतह पर हम √2gh यानी √2gr ले लेते, √2gh ले लेते। चलो अगला प्रश्न है 21वां, प्रश्न क्रमांक 21 में क्या कहते हैं? सरल सा प्रश्न है। 21 हो गया था क्या? अच्छा, ये 22 है तो इसको 22 कर लेते हैं। यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1/r के समानुपाती है, यानी जो बल है वो समानुपाती किसके है? 1/r, तथा इस कण को v कक्षीय वेग से वृत्ताकार पथ में घूमने दिया जाए, v वृत्ताकार पथ में घूमने दिया जाए तो कक्षीय वेग किसके समानुपाती होगा? तो अब कक्षीय वेग निकालना है। सुनिए, कक्षीय वेग निकालते कैसे हैं? विधि, मेथड बताओ। f को क्या लिखेंगे? mv²/r। तो f को लिखा हमने mv0²/r, समानुपाती क्या आ रहा है? 1/r, r से r कट गया, m नियत है
तो यानी भी स्क्वायर 1 समानुपाती, यानी भी जो होगा वो समानुपाती आर की पावर 0, क्योंकि आर की पावर 0 ही 1 होता है। तो यानी यहाँ पर जो कक्षीय वेग है वो आर पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो 22वां प्रश्न बताओ, 23वां बताओ। यस, क्वेश्चन नंबर 23। तेईसवें में एम द्रव्यमान के 3 बिंदु द्रव्यमान आर त्रिज्या के प्रति पथ में नियत कोणीय वेग ओमेगा से परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो। ये एम द्रव्यमान के 3 कण हैं और आर त्रिज्या के वृत्त में, ये आर त्रिज्या है, इसके वृत्त में ये भी आ रहे, ये भी आ रही, ये केंद्र है, ऐसे घूम रहे हैं। और ऐसे घूमते हैं कि ये तीनों एक सम त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और स्वयं ये त्रिभुज के शीर्षों पर हैं। तो कोणीय वेग ओमेगा कितना होगा, कितने कोणीय वेग से घूम रहे होंगे, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल के स्क्वायर। करके देखो, बताओ मुझे क्या आ रहा है। ये चित्र समझ में आया? दूसरा बना दूं ढंग से, चित्र समझ में आ गया? नहीं तो त्रिभुज बनाऊं मैं, कईयों को नहीं दिख रहा होगा ऑनलाइन, तो इसको मैं बना देता हूं जो अपने पास चित्र है। ज़्यादा बड़ा बन गया। देखो, ऐसा वो कह रहा है कि यहाँ पर अगर मैं एक ऐसे त्रिभुज बना लूँ तो यहाँ पर एक कण है, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, एम और एम द्रव्यमान का, और इसका जो त्रिज्या है ये कह सकते हैं कितना आ रहा है, बी आ रहा है। चलो चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, ये आर है। ठीक है, तो इस केंद्र के परिधि ये घूम रहा है और सारे घूम रहे हैं। तो इसका मतलब घूमने के लिए क्या चाहिए आपको बताओ? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो हम क्या करेंगे, किसी एक द्रव्यमान को पकड़ लेंगे और इस एक द्रव्यमान पर कितने बल लग रहे हैं पहले वो निकाल के फिर उनका परिणामी निकाल लेंगे। घूमने के लिए जरूरी है कि वो परिणामी बल केंद्र की ओर होना चाहिए, अगर केंद्र से दूर है तो कभी घूमेगा ही नहीं। घूमने के लिए जरूरी है कि वो परिणामी बल केंद्र की ओर होना चाहिए। देखते हैं केंद्र की ओर है कि नहीं है। ये एम इसको आकर्षित करेगा इस बल से, एफ बल से, ये एम इसको भी आकर्षित करेगा एफ से, दोनों समान होंगे। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये दोनों के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका परिणामी देखो √3r, ठीक केंद्र की ओर आएगा कि नहीं आएगा? ये केंद्र की ओर आएगा कि नहीं आएगा? एफ डैश केंद्र की ओर आ जाए समझ लो ये घूमेगा, केंद्र की ओर नहीं आए, इधर आ जाए, इधर आ जाए तो नहीं घूमेगा। तो एफ बराबर, एफ डैश बराबर निकालें √3f, सबको पता है, और एफ इन दोनों के बीच की दूरी है। और इसमें जरा चेक कर लेते हैं कि अपने को डेटा में ए क्या दिया है। आर त्रिज्या के प्रति पथ में ये घूम रहा है और समतब कोणीय वेग, और उत्तर जो है ए के पदों में दिया हुआ है, और ए को देखना पड़ेगा कि ए अपना त्रिज्या के पदों में दे रहा है कि ए भुजा के पदों में दे रहा है। ठीक है, तो पहले ए अपने को, ए इसकी त्रिभुज की भुजा है, तो पहले ए निकालनी पड़ेगी। ठीक है, √3। चलो इन दोनों के बीच में बल क्या होगा? कैपिटल जी एम इंटू एम, एम स्क्वायर बटे दूरी का वर्ग ए स्क्वायर। अब ए निकालना पड़ेगा पहले, तो ए निकालने के लिए ये कोण कितना है ऐसा कर सकते हैं, ये ए फाइंड करना है, तो यहाँ से एक लंब डाल दो, तो ये हो जाएगा a/2, आधा हो जाएगा।
अच्छा, ये आर है और ये कोण कितना है? बोलो ये कोण कितना है? 30 डिग्री होगा। टोटल 60 था तो ज़्यादा 30 हो गया। अब इस त्रिभुज में आपके पास ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण में संबंध होता है कॉस का। कॉस 30 लगाओ, आधार यानी a/2 बटे कर्ण, कर्ण मतलब r। कॉस 30 का मान √3/2 बराबर a/2r। 2 से 2 उड़ा दो, r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? a/√3। और इसको याद भी होने चाहिए कि ये अपन देखते हैं, ये r जो है केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको a/√3 कहते हैं। रख दो यहाँ, बस उत्तर आ गया। तो f डैश बराबर √3 गुणा gm² बटे a की जगह a/√3, r की जगह a/√3। तो a बराबर क्या आ जाएगा? अपने को तो a चाहिए, a लिखना है ना, तो a बराबर आ जाएगा r√3। तो r√3, ठीक है। और a के पदों में ही चाहिए तो फिर तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा gm/a²। लेकिन अगर आपको किसके पदों में चाहिए? r के पदों में चाहिए, तो फिर a को रिप्लेस करके क्या करना पड़ेगा? r√3 लिखना पड़ेगा। तो उत्तर में देख लेना जैसा दिया हो, नोट करें इसको। और पूछा क्या है इसने? कौन सा बेग पूछा है? कोणीय बेग पूछा है। तो यहां से तो अब f डैश को अपन लिखेंगे क्या कोणीय बेग के लिए? m⍵² r। तो वो लिख देते हैं, चलिए f डैश को लिख देते हैं m⍵² r बराबर √3 gm² बाई कितना? a²। उत्तर a के पदों में ही है, इसलिए मैं r को हटाना चाहूंगा। तो r को हटाने के लिए तो फिर हम यहां से हटा लें, a/√3 लिख दें। देखो एक m से एक m तो कट ही रहा है, ω²। r की वैल्यू क्या है? a/√3 बराबर √3 gm बटे a²। अब कर लोगे? ओमेगा निकालना है, √3 को √3 इधर ले जाओ, 3 हो जाएगा, a को नीचे ले जाओ और दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए। कौन सा उत्तर आ रहा है? बोलो। 3gm/a⁻3। बी बॉम्बे सही है, सभी का आंसर यही आया है, सही है। ऑनलाइन में भी सभी का बी ही आया है। कर लोगे ना? ω² बराबर √3 3 हो गया, gm/a × a², a³ हुआ, ओमेगा बराबर √3 gm/a³। यही आंसर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, 24वां, एक नंबर आगे पीछे चल रहा है इसमें। 24वां है, एक कण को द्रव्यमान रहित स्प्रिंग से लटकाने पर पृथ्वी की सतह पर स्प्रिंग की लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। मौखिक क्वेश्चन है ये। तब यही कण पृथ्वी की सतह से 2624 किलोमीटर ऊंचाई पर स्प्रिंग में कितने सेंटीमीटर बढ़ाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। एक सवाल हमने किया था कि लगभग 2624 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएं तो जी का मान कितना हो जाता है? g/2 हो जाता है, आधा हो जाता है। बड़ा था, पिछले टर्न पे ही किया था। तो इसका मतलब 2624 ऊंचाई किलोमीटर की ऊंचाई पर जी का मान अगर आधा हो गया है तो स्प्रिंग की लंबाई में भी आधी वृद्धि आधी ही होगी। क्यों? 2 का उत्तर 1 आ जाएगा, एक ही उत्तर है। अब कैसे जरा सोचते हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, यहां m द्रव्यमान का पिंड लटका दिया, पृथ्वी पर लटका रहे हैं जहां a की वैल्यू g है मान लो पृथ्वी की सतह पर। तो इसमें जो f होता है
वो समानुपाती क्या होता है, बराबर सूत्र क्या था, बराबर माइनस के एक्स था, एक्स इसमें प्रसार होता है, और यहाँ एफ कौन है जो इसको खींचेगा, कौन खींच रहा है, इसका भार एम जी बराबर माइनस के एक्स, ये सब कांस्टेंट हैं। तो जो एक्सटेंशन है एक्स, एक्स समानुपाती क्या आ रहा है, जी। यानी कि अगर स्प्रिंग में प्रसार ज्ञात करना है तो आपको जी ज्ञात करना पड़ेगा। तो पृथ्वी की सतह पे जी है, और पृथ्वी की सतह से कहाँ चले गए, 26-24 किलोमीटर ऊंचाई पर चले गए। तो हमें पहले से पता है कि वहाँ पर जी का मान आधा हो जाता है। जब जी का मान आधा हो जाएगा तो एक्स का मान भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर खींच रही है स्प्रिंग, तो वहाँ 1 सेंटीमीटर खींचेगी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर। क्लियर, x2 बाय x1 बराबर g2 बाय g1 से। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा, 25। एक रॉकेट को v बराबर 2√gr के वेग से पृथ्वी की सतह से नजदीक से समुद्र तट से ऊपर की ओर छोड़ा जाता है। तो इस रॉकेट की इंटरस्टेलर क्षेत्र में गति क्या होगी, इसके लिए फॉर्मूला बताया था। क्या सूत्र था, कौन बताएगा, बोलो। इंटरस्टेलर स्पेस में स्पीड कितनी, वी डैश बराबर अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर, बिल्कुल सही है। वी का मान जिससे फेंक रहे हैं 2√gr का होल स्क्वायर, वी ई बोलो √2gr इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें तो 2 का वर्ग 4 gr माइनस 2gr कितना आ गया, √2gr। यही आंसर है, बी बॉम्बे। ठीक है, बिल्कुल सही है। √2gr बिल्कुल सही है। ऑनलाइन वालों को टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई होगी, बहुत जल्दी जल्दी आंसर रूट भी बना लेते हैं। मुझसे रूट टाइपिंग में नहीं बनता। और क्या क्या खोज लेते हैं, थीटा को भी बना लेते हैं, पावर भी चढ़ा देते हैं, है ना, गुणा भाग सारा कर लेते हैं, कठिन से कठिन समीकरण टाइप कर देते हैं। देखो दीक्षा साहू ने कितना बढ़िया रूट बनाया है। एक और प्रश्न देखते हैं, 26वां। अच्छा, अपने एक्सप्रेशन भी व्यक्त कर देते हैं। किसी को हंसी आ रही तो हंस भी देता है नाराज है तो नाराजगी भी आ जाती है। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हैं अब एक फ़ोन कौन कर रहा है, कुछ लगता है ज़्यादा ही उत्साहित हो गया। चलो आ गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, उसका आवर्तकाल क्या है, कैपिटल टी। यदि उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या को डेल्टा आर बढ़ा दें तो आवर्तकाल में कितना परिवर्तन होगा। सिंपल टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब होता है, वो एरर का फार्मूला होता है, उससे कर लो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए आ रहा है, ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं क्या आ रहा है, बताओ जरा। 26वें का आंसर क्या है।
एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, इसका आवर्तकाल कैपिटल टी है। यदि इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या को डेल्टा आर बढ़ा दें, डेल्टा आर अगर बढ़ा देते हैं तो आवर्तकाल में जो परिवर्तन है वो कितना होगा, डेल्टा टी उसने पूछा है। तो टी समानुपाती क्या होता है, आर की पावर 3/2, यही होता है। इसकी जो त्रुटि वाला फार्मूला होता है ना, अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला, वो लगाओ। टी को क्या लेते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी बराबर, बोलो पावर आगे डेल्टा आर अपॉन आर, ये हुआ। अब मिलाओ किससे क्या आ रहा है, बस टी को इधर ले जाओ, यही उत्तर है। डेल्टा टी यानी परिवर्तन 3/2 डेल्टा आर अपॉन आर गुणा टी। कौन सा दिख रहा है, ए सही है, तो आंसर इज ए, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 27वां। है ही नहीं, बस यहीं तक है। अच्छा, बहुत दिनों बाद ध्वनि सुनने को मिली है, म्यूजिकल साउंड, है ना। फिजिक्स विद म्यूजिक नहीं। चलो 26वां 27वां मैं बोल देता हूं, लिखो। पृथ्वी के सूर्य के सापेक्ष कोणीय संवेग तथा इसकी मात्रा, कोणीय संवेग तथा इसकी का अनुपात, मात्रा का अनुपात 4.4 इंटू 10 टू द पावर 15, 4.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर है, मीटर स्क्वायर है। तो पृथ्वी कक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा, चलिए करते। पृथ्वी के सूर्य के सापेक्ष कोणीय संवेग तथा इसकी मात्रा का अनुपात, यानी उसने कहा L/m कितना दिया है, 4.4 10 टू द पावर 16 मीटर स्क्वायर है। तो उसने पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, पृथ्वी कक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। यस, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, dA/dt बराबर क्या था, L/2m, यही था। L/2m का मान लिख दो, बस ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, और आधा कर दो, L/2m दिया हुआ है 4.4 10 टू द पावर 16। सोलह है, 15 है, 15 है, तो 15 कर दो, जो भी आ जाए आधा कर देना। और इसमें क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में ही दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, मीटर स्क्वायर में, तो इसका मतलब यहाँ पर इस dt का कोई महत्व नहीं है, यानी dA ही पूछा है उसने, तो L/2m ही निकालना है, सीधा इसका आधा कर देना है। चलो एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न आपको बोल रहा हूँ।
ए बी सी डी 4 कण हैं, प्रत्येक की मात्रा स्मॉल m है। ए बी सी डी 4 कण हैं, प्रत्येक की मात्रा स्मॉल m है। ये चित्रानुसार ए भुजा के वर्ग के शीर्षों पर रखे हैं। ये चित्रानुसार ए भुजा के शीर्षों पर रखे हैं। ए भुजा है, इसके शीर्षों पर रखे हैं। ये एक निश्चित कॉमन वृत्त के अनुदिश v वेग से गति करते हैं। ये वृत्त है, इसके अनुदिश गति करते हैं और वेग का मान क्या हो जिससे कि यह हमेशा इस वर्ग के शीर्षों पर ही रहें। तो प्रश्न है कि वेग का मान क्या हो जिससे कि हमेशा इस वर्ग के शीर्षों पर ही रहें। ठीक है, तो बड़ा आसान प्रश्न है, अभी एक त्रिभुज का किया था वैसा ही है। आप इसमें किसी एक द्रव्यमान को पकड़ लो, ये केंद्र है, तो इस पर टोटल बल निकालो। ये m इसको इधर खींचेगा F बल से, ये m इसको इधर खींचेगा ऊपर F बल से, ये m भी खींचेगा इसको इधर, वो F डैश बल से खींचेगा। तो 3 बल हैं। तो पहले F और F का परिणामी निकालना पड़ेगा, वो √2F हो जाएगा, और F डैश और है इसी दिशा में, तो परिणामी बल क्या होगा? F नेट। बोलो जरा, एक तो F और F का परिणामी √2F प्लस F डैश, क्योंकि F डैश और √2F एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, ये F डैश है इस दिशा में जो कि विकर्ण का है, और F और F का परिणामी √2F इस दिशा में, दोनों जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। अच्छा, इसमें मान लिखते हैं जरा, F नेट को क्या लिखेंगे? अब घूमना है, इसको घूमना है, तो देख लो परिणामी बल सेंटर की तरफ आ रहा है तो घूमेगा, और परिणामी बल सेंटर की तरफ आ रहा है तो अच्छी बात है। तो घूमने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्री बल। तो इसमें v निकालना है तो लगाएंगे फॉर्मूला mv²/r। तो F नेट को लिखा मैंने mv²/r। ठीक है, बराबर √2। बोलो F की वैल्यू, इन दोनों के बीच में बल, कैपिटल G m इंटू एम m² / a² प्लस F डैश की वैल्यू इन दोनों के बीच में G m²/, ये वर्ग का विकर्ण क्या होगा? a√2, a/√2 नहीं, वर्ग का विकर्ण चाहिए ना ये पूरा। a√2 यहां लिखेंगे अपन r त्रिज्या में, क्योंकि r त्रिज्या में वो घूम रहा है। तो ये हो गया, m से तो m उड़ाओ पहले, तो v²/, बोलो r को क्या लिख दूं? अब किस त्रिज्या में घूमेगा ये? इस त्रिज्या में, यानी वर्ग के विकर्ण की आधी त्रिज्या में, तो a/√2, ये ठीक है, बराबर इधर कितना आया? √2 gm/a²। इधर कितना आया? gm/2a²। बोलो ये ठीक है क्या? ये ठीक है? अलग अलग बना लो, क्या दिक्कत है? अभी बता देता हूं। पहले इसको कंप्लीट कर लो, बोलो क्या होगा? √2 को ऊपर ले जाओ, तो √2 v²/a बराबर, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? gm/a² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? √2 प्लस 1/2। ठीक है, a से a के कैंसिल कर देते हैं, तो v² बराबर gm/√2, एलसीएम ले लो, 2√2 + 1, ये हो जाएगा।
ठीक है, ये नीचे तो GM/A था, GM/ और √2 से हमने यहाँ भाग दे दिया A√2, ये हो जाएगा। अब स्क्वायर जो है वो हटा दीजिए और रूट ले लीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कर लोगे ना? बस अब कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर हटाना है। इस स्क्वायर को मैं हटा देता हूं और यहां पर रूट लगा देता हूं, यही आंसर है। अब इसमें अगर मान लीजिए द्रव्यमान अलग अलग हो तब भी ऐसे ही करना है। यहां पर M1 M2 के बीच में जो बल आएगा वो क्या आएगा, GM/, ये आ जाएगा GM1 M2 बटे A²। यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा GM1 M2 या अलग अलग द्रव्यमान जो भी हो अपॉन जो भी हो वो। लेकिन अब जब इनका परिणामी निकालोगे तो परिणामी बताओ क्या, रूट नहीं आएगा। जब √2 नहीं आएगा तो केंद्र की ओर ही नहीं आना, जब केंद्र की ओर नहीं आना तो घूमेगा नहीं। बस कंडीशन वृत्त में नहीं घूमेगा वो, क्योंकि फिर वो दूसरे केंद्र में घूमेगा। जब किसी दूसरे केंद्र में घूमेगा तो वो इस वृत्त का तो केंद्र नहीं होगा, समझ गए? तो इसलिए तो बेसिक जो शुरुआत का कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि घूमने के लिए कंडीशन ये है जिस वृत्त में आप घुमाना चाहते हो टोटल परिणामी बल उसके केंद्र की ओर होना चाहिए। अगर केंद्र की ओर नहीं है तो फिर वो उस केंद्र की तरफ तो नहीं घूमेगा, किसी और केंद्र की तरफ घूमेगा, वो अलग बात है। ठीक है, चलो अगला एक और क्वेश्चन है, लिखिए, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ग्रेविटेशन फिनिश होता है। अब आपके पास शीट है, उसमें पीछे DPP और दी हैं, देखो होंगी, है ना? वो सारी DPP कंप्लीट कर लो। और इस संडे को टेस्ट है ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का ही टेस्ट है। और अगले डे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब शाम को जैसे ऑप्टिक्स चल रही है तो ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स चलेगी, ठीक है ना? विद्युत चुंबकीय तरंगें चलेंगी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, वेव ऑप्टिक्स है, यानी अब हम तरंगों की बात करेंगे। और तरंगों की बात करनी है तो 11th में तरंगों की बात समझ में आनी चाहिए, तब हम 12th की तरंगों की बात कर पाएंगे। तो 11th में तरंगें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पहले SHM चाहिए, फिर वेव चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद फिर 12th की वो चाहिए। तो इसलिए अब मॉर्निंग में स्टार्ट होगा आपका SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन ग्रेविटेशन के बाद, और शाम को ऑप्टिक्स के बाद स्टार्ट होगी तरंगें। बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको तैयारी करवा रहा हूँ। जैसे अभी अगर मैं सीधे शाम को वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूँ या जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें स्टार्ट कर दूँ, तो जब तरंग के बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पता अपने को, SHM नहीं पता, तो शाम की कहानी समझ में तो आएगी, लेकिन वो फार्मूला बेस समझ में आएगी कि चलो इसका ये फार्मूला होता है, इसको ऐसे कर लो, इसको कर लो, और सवालों को करना आ जाएगा। लेकिन वो दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर तरंग बन क्यों रही है, SHM कहाँ कैसे हो रहा है, कौन सा कण किधर जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें समझ में बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ में तभी आएंगी जब 11th का SHM और वेव वाला चैप्टर आपको 100% क्लियर होगा। तो टाइमिंग मैंने कुछ ऐसे बिठाई है जानबूझ करके कि जब हमारा, अब आज ग्रेविटेशन ख़त्म हो गया, अगले टर्न से मॉर्निंग में SHM स्टार्ट हो जाएगा। तो जब SHM और वेव मॉर्निंग में ख़त्म हो जाएगा उस समय शाम की क्लास में ऑप्टिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ही SHM और वेव्स ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद शाम को क्या स्टार्ट हो जाएगी, वेव ऑप्टिक्स, यानी कि वो विद्युत चुंबकीय तरंगें और वेव ऑप्टिक्स। तो वो क्रम बना रहेगा, यानी आप तरंग पढ़ेंगे और तरंग बिल्कुल पहले 11th की तरंगें, SHM तरंगें वगैरह, साउंड वगैरह, और शाम को 12th की तरंगें। तो तरंगें एक साथ ख़त्म होती चली जाएंगी। अदरवाइज़ पहले SHM पढ़ लो और फिर जब 2 महीने बाद आप विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ाओ तो SHM भूल जाते हो। तो वो सारे जो फिर से अपने को रिकॉल कराने पड़ते हैं कि उसमें देखो SHM में ऐसा पढ़ा था, वेव में ऐसा पढ़ा था, ये तरंगें बनती थी। तो अब ऐसा नहीं हो, क्योंकि कंटिन्यूस में हम पढ़ते हुए चले जाएंगे तो थोड़ा सा समय बच जाएगा और आसान रहेगा, आसान लगेगा। और बहुत ज़्यादा वेटेज का है,
आप विद्युत चुम्बकीय तरंगें और वेव ऑप्टिक्स देखोगे तो 3 क्वेश्चन तो इसमें आते हैं। एसएचएम से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन ये हो गए, और 2 क्वेश्चन उधर तरंगों से आ जाते हैं। ठीक है, तो 7 से लगा करके मिनिमम 7 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, इतना वेटेज है इतने से सिलेबस का। चलो अगला प्रश्न है, मैं आपको बोलता हूं। चंद्रमा का कोई उपग्रह, चंद्रमा का कोई उपग्रह इसके चारों ओर, चंद्रमा का कोई उपग्रह इसके चारों ओर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर के, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर के कैपिटल आर के n गुने त्रिज्या के पथ पर घूमता है, n गुनी त्रिज्या के पथ पर घूमता है। कॉस्मिक किरणों के कारण, कॉस्मिक किरणों के कारण इस पर प्रतिरोध, कॉस्मिक किरणों के कारण इस पर प्रतिरोध F बराबर अल्फा v स्क्वायर लगता है, F बराबर अल्फा v स्क्वायर लगता है। तो कितने समय यह कक्षा में रहेगा, कितने समय यह कक्षा में रहेगा, यह प्रश्न है। कितने समय तक यह कक्षा में रहेगा। थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है वो, तो क्लियर होगी ये बात। चंद्रमा का कोई उपग्रह, मतलब चंद्रमा का उपग्रह इसके चारों ओर r त्रिज्या के n गुने पथ पर घूम रहा है, nr त्रिज्या में घूम रहा है। कॉस्मिक किरणों पर इस पर प्रतिरोधी बल लगता है, तो उसको, उसका वेग को कम करते रहते हैं, फिर वो चंद्रमा पे गिर जाएगा। तो कितने समय तक वो घूमता रहेगा, ये प्रश्न है, समय निकालना है। कर सकते हैं। ऑनलाइन वालों बताओ, कर पा रहे हो? कॉन्सेप्ट बताओ, कैसे करोगे? कक्षीय वेग क्या होता है? √gm/r, ये पता होना चाहिए, बस हो जाएगा इसमें। चलो चेक करते। ये रहा चंद्रमा, इसकी त्रिज्या क्वेश्चन में r है। एक कोई उपग्रह है, चंद्रमा का उपग्रह है, और चंद्रमा की nr त्रिज्या में ये घूम रहा है, चंद्रमा के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। कोई रोकने वाला नहीं होगा तो घूमता रहेगा। लेकिन कॉस्मिक किरणें इस पर गिरती हैं, कॉस्मिक डस्ट, धूल इस पर गिरती है, और कॉस्मिक धूल जो है वो इसको रोकती है। तो अब रोकेगी तो उस पर क्या होगा, प्रतिरोधी बल लगाएगी, और प्रतिरोधी बल प्रश्न में दिया है F बराबर अल्फा v स्क्वायर। तो इसका पथ अब कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे रोकेगी तो इसका वेग कम होगा, तो इधर आएगा, ऐसे 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 चल के फिर यूं हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? पथ ऐसे जाएगा, ये तो मिट गया। बोलो, ऐसे जाएगा ये, इस तरह से ये पथ हुआ इसका, यानी इसकी त्रिज्या कम होती जा रही है, और कम होते होते और वो फिर ऐसे चंद्रमा की सतह पर आ जाएगा। तो सबसे पहले कितनी त्रिज्या में घूमेगा? nr में।
तो ऐसे सोचें t बराबर 0 पर ये घूम रहा है, r1 बराबर कितनी त्रिज्या, nr में। मान लो t समय लगा इसको सतह पर आने पर, तो t समय पर जो निकालना है वो कितनी त्रिज्या में घूमेगा, ऑन r में, कैपिटल R में, पृथ्वी की सतह पर r त्रिज्या में घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा। तो यानी nr से r त्रिज्या होनी है। nr जब त्रिज्या है तब उसका कक्षीय वेग क्या है, v1 अंडर रूट gm/nr। और जब कक्षा पे आ गया, वो सतह पर आ गया, तो कक्षीय, तो उसकी त्रिज्या कितनी है, r, तो कक्षीय वेग कितना है, gm/r। m यहां पर चंद्रमा का द्रव्यमान है। ऐसा कर कौन रहा है, प्रतिरोधी बल। तो प्रतिरोधी बल को पकड़ लो, यही जिम्मेवार है उसको ऐसा करवाने के लिए। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी इसी से निकलेगा। F को क्या लिख सकते हैं, ma, और इसमें बेग भी दिया है तो a को बेग के पदों में लिख सकते हैं, a को लिख लो dv/dt। तो m dv/dt बराबर अल्फा v स्क्वायर। तो अब dt को इधर ले जाओ और v स्क्वायर को नीचे ले आओ, m dv/v स्क्वायर बराबर अल्फा dt। और दोनों तरफ समाकलन कर लो, लिमिट लगाओ समय की 0 से t, और 0 पर बेग कितना था, v1, और इधर बेग है v2। समाकलन कर लिया जाए 1/v स्क्वायर का, m तो ऐसे ही रहेगा, बोलो 1/v स्क्वायर का समाकलन v के सापेक्ष माइनस 1/v, यानी 1/x स्क्वायर का समाकलन x के सापेक्ष माइनस 1/x होता है, तो माइनस 1/v। लिमिट v1 से v2 बराबर अल्फा t, ये लग जाएगी, लिमिट 0 to t। सॉल्व किया तो m ब्रैकेट, पहले v की जगह v2 लिख दो, माइनस 1/v2, फिर माइनस करके v1 लिखो, एक माइनस पहले से ही है तो प्लस 1/v1 बराबर अल्फा t। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, t निकालना है, तो आप v1 v2 की जो ये वैल्यू है वो लिख दो। क्या लिखेंगे बताओ, अपने को निकालना है अल्फा, यहीं कर देता हूं, अपने को निकालना है t, बोलो कितना आएगा, देखो m ब्रैकेट माइनस 1/v2, v2 कितना था, अंडर रूट कितना, gm/r प्लस 1/v1 कितना है, अंडर रूट, ये तो nr था, v2 नहीं, v2 तो r ही था, और v1 कितना था, अंडर रूट gm/nr बराबर अल्फा t। बस आ गया आंसर। अब क्या है, m ब्रैकेट ये ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट में r/gm प्लस अंडर रूट में nr/gm, पलटा जा सकता है इसको, बराबर अल्फा t। क्या कॉमन आ रहा है, r/gm रूट का बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, m और अंडर रूट में r/gm बाहर निकाल लें, तो अंदर की तरफ क्या बचेगा, -1 प्लस √n बराबर अल्फा t। हो गया उत्तर। t बराबर क्या आया, बोलो, इस अल्फा से नीचे भाग दे दो, बस यही उत्तर है। ठीक है, तो m/अल्फा, t बराबर क्या आया, m/अल्फा अंडर रूट r/gm ब्रैकेट में √n पहले लिख लो, -1, यही आंसर है। ठीक है, तो यहां पर समाप्ति हुई गुरुत्वाकर्षण की।
शाम को क्या चल रहा था? ऑप्टिक्स में, हाँ। अब आज हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की कहानी पिछले टर्न पर स्टार्ट करवा दी थी, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब चूँकि एग्ज़ाम लेट हो रहे हैं, इसलिए आप लोग जिन्होंने अभी भी अगर तैयारी नहीं की है तो अभी से शुरू कर सकता है, समय काफ़ी पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि समय नहीं है, लास्ट के 4-5 महीने में ही तैयारी होती है, ये पक्की बात है। भले ही कोई 4 साल से पढ़ रहा हो या 5 साल से पढ़ रहा हो, एग्ज़ाम के 4 महीने में 5 महीने पहले ही ढंग से तैयारी होती है। कोई अगर 2 साल से पढ़ रहा है तो वो धीमे धीमे पढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही स्लो स्पीड में। दिमाग तभी चलता है जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जाता है, नहीं? तो इसलिए अगर आपने अभी भी नहीं सोचा है तो अब सोच लीजिए, ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं, है ना। पेपर सरल आएगा, कोरोना काल है इसलिए, और जैसे 2020 में भी आया था सरल, 21 में भी सरल आएगा। बस अब केवल और केवल कंपटीशन इस बात का रह जाएगा कि कोई स्टूडेंट कितनी जल्दी क्वेश्चंस और बिना गलती किए हुए करता है, ठीक है। कोई स्टूडेंट कितने हार्ड क्वेश्चन कर पा रहा है, इस बात का कंपटीशन है ही नहीं है। हार्ड क्वेश्चन करना और समय आप ज़्यादा ले रहे हो उसमें, तो ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। तो इसलिए कंपटीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट पेपर दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस पेपर दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं से खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, ठीक है, कम समय में। उसके लिए तरीका वही है, टेस्ट दो, क्विज़ में भाग लो। प्रैक्टिस पेपर अभी बन रहे हैं 45 के बहुत सारे सेट, 2-4 दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, तो उनको घर पे सॉल्व करो, बिल्कुल घड़ी सामने रख करके। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा।